गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 3। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। हम यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिए, ये एक सर्कुलर करंट लूप हो गया। इसमें कोई करंट हमने आई दिया है। अब इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि वायर तो ये राउंडेड है और जबकि हमने तो एक सेगमेंट वायर का एक छोटा हिस्सा डीएल अगर ले लें तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू हमको पता है यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ। लेकिन अब यहाँ पर इस वायर में तो पूरा एक ही वायर है और वो भी कंप्लीट है, सर्किल के फॉर्म में है, लूप के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। तो एक छोटा पार्ट यहाँ मान लो कि ये एक स्मॉल पार्ट डीएल हो गया। अब इस डीएल की वजह से यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो, ये इस सर्कुलर लूप की रेडियस हमने आर मान ली है। अब इस जगह पर जब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो आप फिर यूज करेंगे वही फार्मूला, बायो-सेवर्ट लॉ। लिखते हैं फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ। देखो, मैंने इसको लिख दिया फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, इस सेंटर को ओ बना दीजिए, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल इज गिवन बाई, देखो डी बी की जो वैल्यू होती है डी बी इज इक्वल टू, अब आपको याद आ रहा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और हम लोग लिखते हैं आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म, यह वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब ये तो डायरेक्शन के साथ हुआ वेक्टर फॉर्म में, हमको तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये वैल्यू लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डी एल साइन थीटा हो जाएगा, आर एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता है, थीटा की वैल्यू आपको पता करना है। थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से डी एल, आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, कि यहाँ पर ये जो टेंजेंट होता है, जो डीएल की डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, डीएल की डायरेक्शन यहाँ पर जो है वो अलोंग द टेंजेंट इधर की ओर होगा। यहाँ पर अगर सेगमेंट ले लें तो डीएल की डायरेक्शन इधर, यहाँ सेगमेंट ले लें डीएल की डायरेक्शन इधर। तो इस तरह से जो डीएल की डायरेक्शन है और आर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ दिया है। तो इसको लिख देते हैं, वी नो दैट DL is perpendicular to R, thus अब dB की वैल्यू लिख दो। यहाँ से जो dB की वैल्यू आ रही है और dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल रही है। दिस इज ड्यू टू अ स्मॉल सेगमेंट डी एल। अब ड्यू टू द एंटायर लूप, पूरे होल लूप की वजह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी अब उसको लिखना है। अगर हम इसी एलिमेंट को कहीं भी लेते चले जाएंगे, इसमें कहीं भी यह एलिमेंट लोगे तो हर जगह डीएल और आर के बीच में एंगल आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये सिमिलरिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोगों को अब एंटायर लूप की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम लोग लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इंटायर लूप इज, अब b की जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखो म्यू नॉट बाई 4 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, कांस्टेंट, i बाई आर स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट है, ना करंट चेंज हो रहा है ना आर चेंज हो रहा है, सिर्फ इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 i बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन में आपको मिल जाएगा, अगर हम इस पूरे dl को ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट ले करके पूरा कंप्लीट यहाँ तक ले आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा। सरकमफेरेंस का मतलब 2πr, तो ये dl की वैल्यू हो जाएगी 2πr। तो म्यू नॉट बाई 4 i बाई आर स्क्वायर इंटू 2πr। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लिख लो। देखो अगर आप म्यू नॉट बाई 4 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लो म्यू नॉट बाई 4। देखो r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ऊपर बचेगा 2πi बाई r, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम पूरा कैंसिल करें तो हमको मिलेगा, देखो नीचे भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2π से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो हमको बचेगा म्यू नॉट i बाई 2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप दोनों ही लिख सकते हैं, कोई 4 के फॉर्म में सिमिलरिटी बना के लिखता है तो कोई जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो लिख रही है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब यह तो हमने जो कैलकुलेट किया है इसमें एक टर्न की बात की है, जैसे यहाँ एक चक्कर ही वायर का हमने लिया है। अब अगर मान लो ऐसे ऐसे n चक्कर इसमें है तो हम लोग उसके लिए भी बना लेते हैं। इफ द सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स, अगर इसमें n टर्न्स हों तो क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी, अब एक की वजह से इतना आया, दूसरे की वजह से भी इतना आएगा, और ये पूरा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सब ऐड होते चले जाएंगे तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट ni बाई 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल हैविंग n टर्न्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अब तक तो हमने देखा सेंटर पर करंट हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे। अब इस एक्सिस पर करें हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका हमें डायग्राम बनाना होगा, और आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना होगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो समझो ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट भी है, डिफ़िकल्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं और समझ में आना ही चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो देखो पहले तो हम लोग एक सर्कुलर करंट लूप बनाते हैं। अब मैं फिर से बना देता हूँ इसको, सर्कुलर करंट लूप हम एक बना रहे हैं और ये रहा आपका सर्कुलर करंट। अब ये परफेक्ट हमने सर्कुलर नहीं बनाया है क्योंकि हमको इसके एक्सिस पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसके एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ये 3D है, 3D का हमने बनाया, मतलब कि करंट लूप जो है वो ऐसे नहीं रखा हुआ है, 2 डायमेंशनल में नहीं रखा, बल्कि इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ करंट लूप है, बस हमने इसकी एक यहाँ पर शैडो ड्रा कर दी। अब इसके इस लाइन पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब ये लाइन हमने ड्रा कर दी, यही इसका एक्सिस होगा, ये एक्सिस हो गया। अब इसी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पर। अब मान लो कि इसके पहले तो हम इसका रेडियस बना देते हैं।
मान लो कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल ए, रेडियस ए स्मॉल ए, और जो डिस्टेंस हमने ली है वो है एक्स। एक्स डिस्टेंस कहाँ से है? इसके सेंटर से है। सेंटर ओ ले लेते हैं, सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया है और इसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब अगली बात होती है कि इसमें पहले करंट भी बना लो, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये करंट इसमें मान लो कि इधर से करंट जा रहा है और ऐसे घूम करके करंट यहाँ से वापस आ गया। अब दूसरी बात है कि हमको यहाँ से इसको भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी, चूँकि हम क्या करेंगे, इसको बहुत सारे स्मॉल करंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। बहुत सारे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डायरेक्शन हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं क्योंकि एलिमेंट कैलकुलेट करना मानना है। अब देखो, मान लो एक करंट एलिमेंट डीएल यहाँ पर ले लिया आपने, यह एक डीएल हो गया, ये इतना यहाँ से ले करके और यहाँ तक के ये डीएल ले लिया। ऐसे ही करंट एलिमेंट आप यहाँ भी एक मान सकते हैं। तो इसी करंट एलिमेंट के से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है, पहले हमको वो कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब अगली बात देखो कि ये मैंने मिला दिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिधर की ओर ऐसे राइट हैंड रखते हैं, फ्रॉम द राइट हैंड पाम रूल मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल। अब देखो, हम पहले इस डायरेक्शन की ओर अगर कैलकुलेट करते तो इधर की ओर, जैसे ये करंट एलिमेंट हो गया, इस इधर करंट जा रहा है तो इधर की ओर पुश करने की डायरेक्शन ऐसे होती, और अगर हम इधर की ओर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये पुश करने की डायरेक्शन इधर की ओर आएगी, और वो भी किधर की ओर होगा? जस्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। मतलब इस पर जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस पर जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा dB। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर से पुश करने की डायरेक्शन होगी, और ये हो जाएगी dB इस डायरेक्शन में। ये इस dl की वजह से हो गया। ऐसे सभी dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो ऐसे पुश करने की डायरेक्शन में। ये 3D फिगर है। अब देखो, इसको एक बार मैं एक चीज़ बनाया हूँ आपके लिए, आपको उससे भी मैं समझा दूँ। देखो, यहाँ पर ये आपके सामने मैंने बनाया, ये करंट लूप है, इसको आप करंट लूप मान लेंगे। करंट लूप मान नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये इसकी एक्सिस है, इस पर हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको समझो कि इसका एक 3D इमेज जो बनेगा उसको 2 डायमेंशनल में मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब देखो, जब करंट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, या मान लो हम इसमें करंट की डायरेक्शन इधर ले लें, तो मान लो इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है। फिर से ध्यान से समझो, हम इसको इधर अलग समझा रहे हैं। ये देखो, ये करंट मान लो इधर से इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगा, तो इससे मिलाने वाली लाइन ये हो गई। अब इस लाइन से जस्ट पुश करने की डायरेक्शन में, अब जैसे जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे ये पुश करने की डायरेक्शन में, हर जगह पर पुश करने की ही डायरेक्शन में करंट होगा। चाहे यहाँ लोगे इस जगह पर, तो भी देखो ये जो थंब है हमारा, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, और यहाँ पर पुश करने की डायरेक्शन हर जगह ऐसे आपको मिलती चली जाएगी। और जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन भी देखो, मान लो कि इससे तुमको, ये हमने एक स्केल ले लिया है, इस स्केल को अगर हम वो लाइन मान लें, ये वाली लाइन, तो इस स्केल से इसको मिलाने वाले लाइन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये तो लाइन हो गई इसको ज्वाइन करने वाली, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर आपकी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन देखो, वो डायरेक्शन तुमको मिलेगा, यह डायरेक्शन तुमको मिलेगा। और ऐसे ही हर जगह कहीं भी तुम इस पर बनाओगे तो हर जगह इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो मतलब यह हो गया कि अगर हमारे पास ये करंट लूप है, तो इस करंट लूप से अगर हमको इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये जो फिंगर इस पर डायगोनल है, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक, वही मैंने यहाँ ड्रा किया। अब देखो, ये तो dB की डायरेक्शन हो गई।
अब क्या करते हैं कि हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्यूट करने के लिए हम लोग इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजोल्यूट करेंगे। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बनाया, ये इस एंगल को आप थीटा मान लें, इस एंगल को भी थीटा मान लें, दोनों सेम ही होंगे और दोनों एंगल, तो इसका जो इधर रिजोल्यूशन होगा ये होगा डी बी कॉस थीटा, और जो इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में आएगा दैट विल आल्सो बी डी बी कॉस थीटा। जो इसका इस डायरेक्शन में जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी बी साइन थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा डी बी साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये डी बी साइन थीटा बोथ विल कैंसिल ईच अदर एंड डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट विल एडेड। ये दोनों कंपोनेंट जो इसके कास वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि वर्टिकल के जितने भी कंपोनेंट बनेंगे इसकी वजह से, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये सभी जो वर्टिकल के कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, पूरा सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। जैसे ये अगर लाइन बनाए तो इस लाइन पर इस पूरे डायरेक्शन में यहाँ भी होगा तो फिर इधर भी होगा, तो कुल मिला जुला करके ये हर जगह होगा, तो एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर देगा। ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसी की डायरेक्शन में बनेगा वह आपस में ऐड होता चला जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा। अब ये डीबी मैंने एक दो ही लिए हैं, आप जैसे ये है तो अब इसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को डीबी आप मान सकते हैं, और सब की वजह से यही होगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सभी डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में ऐड होता चला जाएगा। ये हो गया। अब देख लो, इसको अगर हम r माने r, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी रूट, पाइथागोरस थ्योरम से सीधे आपको समझ में आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये r की वैल्यू हो गई, r इज द डिस्टेंस ऑन द db। अब इस पॉइंट को एक नाम भी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। तो अब इस dl की वजह से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट point P due to current element dl is given by, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझो कि डी बी की वैल्यू कितनी आएगी। डी बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट डी एल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी। तो थीटा इज इक्वल टू angle between DL and R, मैंने डायरेक्ट R लिख दिया, इसको R और DL के बीच का एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात आप कहेंगे कि सर ये 90 कैसे हो गया? तो देखो ये एक एक्सिस पर है और दूसरा दूसरे एक्सिस पर है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो ये तो ऐसे रखा हुआ है, और जब हम इस चीज़ को यहाँ से ऐसे मिला रहे हैं, यह आपका करंट एलिमेंट हो गया, यहाँ से आप इसको मिला रहे हैं, तो यह एक एक्सिस पर है इधर और ये इसके जस्ट इस एक्सिस पर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हर जगह 90 डिग्री ही बनेगा। तो इस एंगल को हम 90 लिख देंगे, तो फिर dB की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। देन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा आई
dl/r², यह वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहीं पर इस फिगर में एक चीज़ और भी है कि यह एंगल कितना होगा, ज़रा इस एंगल पर भी हम लोग एक बार सोच लें। यह एंगल, अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, ये थीटा है, तो यह एंगल कितना होगा? यह तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और फिर इस एंगल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का एंगल अगेन 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया तो ये भी एंगल फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। 90 माइनस थीटा, दिस इज दिस एंगल। कैसे हुआ है ये भी समझ लो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया। यह 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल यहाँ से ले करके यहाँ तक फिर से 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा डिडक्ट करोगे तो ये वाला एंगल आपको फिर से थीटा मिल जाएगा। और फिर यहाँ से और इसके बीच का एंगल फिर से आपका 90 डिग्री है, तो ये वाले एंगल इस पूरा ये यहाँ से ले करके यहाँ तक 90 हो गया, तो 90 में से थीटा डिडक्ट कर दिए तो आपको मिल गया 90 माइनस थीटा। अब चलो, अब हमको बात करना है कि हम इसको रिजोल्यूट करते हैं along the vertical and horizontal component dv cos theta dv sin theta। अब इसको भी लिख लेते हैं। dv can be resolved, dv can be resolved into two rectangular components फर्स्ट आपने देखा dv sin थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फर्स्ट dv sin थीटा which is perpendicular to the axis, dv sin theta which is perpendicular to the axis। इसको मैंने पूरा कर दिया। dv sin theta which is perpendicular to the axis and this component will cancel out। अब दूसरा dv cos theta, dv cos theta which is along the axis and added up। ये सभी जो इस एक्सिस के along है, ये एक्सिस के जो along है ये ऐड हो जाएंगे, ये जो परपेंडिकुलर है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर दो। तो अब हम लिखते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू to entire loop is B is equal to integration of dv cos theta। ये ध्यान दीजिएगा, हमको पूरा dv cos थीटा को, वैसे हम सिर्फ dv को इंटीग्रेट करते, लेकिन dv के दो कंपोनेंट बने, dv sin थीटा, dv cos थीटा। cos थीटा वाला ऐड हो गया, sin थीटा वाला कैंसिल हो गया, तो ये हमने लिख दिया dv cos थीटा। अब देखो, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं dv cos थीटा, तो dv की वैल्यू रख दो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन में आपका बच जाएगा dl cos थीटा। ज़रा इसमें भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और इसको dl cos थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं dl sin 90 माइनस थीटा। dl को लिखा जा सकता है, cos थीटा को लिख सकते हैं
साइन 90 माइनस थीटा, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सीधे यहाँ से पुट अप कर दो। साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, इसका साइन लोगे तो बचेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए बाई आर, ए बाई आर ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दें तो जो बी की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू मिली ए बाई आर और इंटू डी एल। ए बाई आर तो हम बाहर कर लेंगे और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब आप डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एल का इंटीग्रेशन करने पर भी पहले इसको बाहर कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ए डिवाइडेड बाई, ये ए हो गया, नीचे हो जाएगा आर क्यूब और इंटू ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। देखो फिर से फिगर पर चलते हैं, ये फिगर है, डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा इसका सरकमफेरेंस बनेगा, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई ए, ये इसका रेडियस हमने ए लिया है, 2 पाई आर ना समझ लेना क्योंकि आर तो डिस्टेंस है इसकी, तो इसका रेडियस हमने ए लिया है तो 2 पाई ए, तो डी एल की जगह पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 पाई ए। तो अब सभी वैल्यूज़ को आप पुट अप कर दें, देखें b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब और इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट, अब सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन बचा है, आई अलग कर लो, देखो 2 पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आर क्यूब, आर की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ए की वैल्यू है, और इस पर आपको क्यूब लगाना है। अब देखो पाई ए स्क्वायर, ए है रेडियस, पूरे सर्किल का रेडियस है ए, तो पाई ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एरिया लिख देते हैं। तो फिर हमको बी की जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखो आई इंटू 2a डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये वैल्यू आपको मिले, और यही आपका एक्सप्रेशन हो गया, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। अब इसमें सिर्फ आपको एक कंडीशन लगानी है, और वो कंडीशन क्या लगानी है कि इफ x इज 2 ग्रेटर दैन a, ये b का हमने फार्मूला बनाया, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ia बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब बस हमको इसमें एक चीज़ करना है कि फॉर n टर्म्स के लिए अगर करेंगे तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2nia डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और इसी में एक केस ले लो कि इफ़ a इज 2 लेस दैन x, देन a इसमें से ख़त्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखो यहाँ 2nia डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पर 3/2, मतलब सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब, यहाँ पर बच जाएगा एक्स क्यूब। अब इसी फार्मूले से इसके पहले जो हम लोगों ने सेंटर पर कैलकुलेट किया था उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द सेंटर ऑफ लूप, एट द सेंटर ऑफ लूप
सेंटर ऑफ लूप पर क्या हो जाएगा, जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ रेडियस रहेगा। तो x इज इक्वल टू 0, तो अब पूरी वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 n i, a को भी पाई a स्क्वायर कर देते हैं, पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ a स्क्वायर ही सिर्फ रह जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ नीचे हो जाएगा a क्यू, ये बचेगा। अब देखें इसमें भी यह a से a कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट बचा, 2 कैंसिल हो गया, एन आई पाई ए स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2a। अब आप अपने जो पीछे वाला फार्मूला आपने बनाया है वो भी आप देख सकते हैं कि जितना आया था बिल्कुल उतनी ही वैल्यू आपको फिर से मिल गई। मतलब कि अगर एक्सिस पर आपको वैल्यू मालूम है, ये फार्मूला आपको मालूम है, तो यू कैन इजीली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। देखिए इसको करने का एक और भी मेथड हम लोग देख लेते हैं। एक मेथड से आप कर चुके हैं, एक और मेथड देखते हैं। जो अभी हमने मेथड यूज किया था उस मेथड में हमने इस एंगल को थीटा लिया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बन गया, तो ये एंगल अगेन थीटा बन गया, और ये एंगल 90 माइनस थीटा बना था। हमको सिर्फ और सिर्फ चेंज इतना करना है कि पहले हम इसको थीटा माने थे, अब हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। ध्यान देना, हम अब इसको थीटा ले लेते हैं। थीटा मान लो, या इसको एक दूसरा नाम दे दो फाई, क्योंकि थीटा तो हम लोग इस एंगल को लेते हैं, तो इसको दूसरा नाम दे दो फाई। तो फाई नाम दे दोगे तो देखो यहाँ से और इसके बीच में यह जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो यह जो एंगल बना ये बन गया 90 माइनस फाइव। फिर देखो यह पूरा एंगल यहाँ से और यहाँ के बीच में अगेन 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 5 ये होगा। तो 90 माइनस 5 मैं आपको करके दिखा दूँ। 90 माइनस 5 जब करोगे तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगेन 5, तो यहाँ आप 5 आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि यह एंगल हो गया 5। तो देखो ये 5 था, ये भी 5 मिला। अब डीबी को रिजोल्यूट करो इधर, अभी हम डीबी को रिजोल्यूट किए थे इधर डीबी cos 5, तो ये sin 5 बना था, तो हम इधर रिजोल्यूट करेंगे 5 इसको ले लिए, तो अब ये बन जाएगा डीबी cos 5, और फिर ये बन जाएगा डीबी sin 5। सेम वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये वाली चीज़ आपके यहाँ से इसको 5 बनाओगे तो ये 90 माइनस 5, जो चीज़ यहाँ थी बिल्कुल वही चीज़ यहाँ। तो देखो ये dB है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dB cos 5। दोनों तरीके यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं दोनों से आपको बता देता हूँ। कुछ राइटर्स इसको यूज करते हैं, कुछ राइटर्स जो इसके पहले वाला मेथड बताया उसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा dB sin 5। अब देखो फिर से हम लोगों को क्या करना है, वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट P हमने लिया ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL इज, वैल्यू देखो क्या आएगी, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये देखना है कि यहाँ पर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन DL एंड R। ये DL है और ये R हमको फिर से वही मिलेगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये x हमने लिया था तो ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
ये वैल्यू अगेन हमको वही मिलेगी DL एंड R, और ये वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये तो मैंने समझाया ही था आपको कि ये 90 डिग्री ही बनेगा। तो फिर dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dB इज इक्वल टू μ0/4 I DL, ये साइन 90 हो जाएगा तो वैल्यू 1/r²। फिर से dB कैन बी रिजोल्यूटेड, dB कैन बी रिजोल्यूटेड into rectangular components। देखो नंबर 1 कंपोनेंट, देखो अब इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, dB cos फाई, dB cos फाई, dB sin फाई, dB sin फाई, ये कंपोनेंट मिलेंगे। तो पहला देखें, नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं dB cos फाई, dB cos फाई। अब ये कहाँ है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, dB cos फाई which is perpendicular to the axis and will be cancelled, will be cancelled। देखो जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट dB sin फाई which is along the axis and added up, तो जो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो यहाँ पर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लूप मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, 10 मैग्नीट्यूड ऑफ, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर लूप इज, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, सिंपल, आपको B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो dB साइन फाई का इंटीग्रेशन करना है, dB साइन फाई का इंटीग्रेशन कर देना है, वैल्यू जहाँ पर रखते जाएं। अब वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन μ0/4 देखो dB की वैल्यू हमको क्या मिली थी, ये यही है, dB की वैल्यू μ0/4 I DL/r², और साइन फाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिली, देखो फिगर से, ये रहा फाई और इसका साइन फाई लोगे तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज A/r, ये वैल्यू रखें इंटू A/r। अब ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, जो आपके कांस्टेंट टर्म है बाहर कर दो, देखो μ0IA μ0/4 ये तो बाहर होगा ही, ये IA डिवाइडेड बाई r³, ये इतनी चीज़ें आपकी बाहर हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो DL का इंटीग्रेशन आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये DL है, जब ये पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरे लूप के लिए 2πa हो जाएगा, 2πr मतलब सर्कम्फरेंस, जहाँ r की जगह हमने रेडियस की जगह a लिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2πa। अब ये सिंपल वैल्यू आप पुट अप कर दें यहाँ पर, देखो B इज इक्वल टू μ0/4 और ये हो जाएगा IA/r³ और इंटू DL इंटीग्रेट करने पर मिला हमको 2πa। अब देखो जैसे हम लोग इसके पहले वाले में किए थे वही सारी चीज़ें यहाँ भी, ये μ0/4 सिर्फ सॉल्व करते जाना है, देखो 2i इंटू ये πa² अलग कर दो, πa² अलग डिवाइडेड बाई r³,
इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो ये पाई ए स्क्वायर ये उस पूरे लूप का एरिया हो गया, तो ये हो जाएगा 2 IA डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर आप लिख भी दें वेयर ए इज इक्वल टू एरिया लूप। अब देखो जो फार्मूला आपका बनेगा, फार्मूला यहाँ से आर की वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है एंड यू विल गेट द फार्मूला। ध्यान दें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब देखो एक चीज़ देख लो, यहाँ आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। अब ये पूरा रूट का मतलब पावर 1/2, तो मतलब आर क्यूब का मतलब हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। This is the formula for magnetic field. This is the formula for magnetic field at an axial point of a circular loop. अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम लोगों ने ये भी कंसीडर किया था कि अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू a, तो a कैन बी नेग्लेक्टेड, और उस केस में क्या फार्मूला बनता है ये देखते हैं। इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनाते चले जाते हैं। फॉर अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, अभी तो हमने एक टर्न के लिए कैलकुलेट किया है, तो अगर एक n टर्न का कॉइल ले लें तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2NIA डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला फॉर n टर्न्स। इस फार्मूले में कुछ लोग ये भी सोचते होंगे अगर हम एरिया न लिखें, एरिया की जगह पर सिंपली लिखना चाहें तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इट कैन बी आल्सो रिटेन एज, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2NI ए की जगह लिख दो पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखो यहाँ से 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो फिर क्या बचेगा, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI तो रहेगा ही, NI 2 पाई कैंसिल हो गया NI ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ बचेगा 2 और बाकी ये रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स। हम सभी फॉर्म्स बनाते हैं इसलिए कि हम सब बनाए रहेंगे, तो जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से फार्मूला यूज कर लेंगे। तो एक फॉर्म ये भी हो गया। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, इफ़ a इज 2 लेस देन x देन, तो हमें सिर्फ इसमें से a को हटा देना है, यहाँ नीचे से हम a हटा देंगे। तो जब a हटा देंगे तब देखें आपको क्या मिलेगा, तब आप पाएंगे b इज इक्वल टू देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ए स्क्वायर, यहाँ से नहीं हटा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ x स्क्वायर पर सिर्फ 3/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2x3। ये एक फार्मूला हो गया। अब अगली बात पर चलते हैं कि जब हम इसके सेंटर पर चले जाएंगे, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के अगर सेंटर पर चले जाएं
तो एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो फार्मूला आप फिगर से यहाँ दिखा दें, कॉइल का सेंटर पर चले जाएंगे तो ये यक्स की जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ये यक्स की वैल्यू कम होते होते यहाँ सेंटर पर 0 हो जाएगी, मतलब यक्स इज 0 एट द सेंटर ऑफ कॉइल x इज इक्वल टू 0। और तब फार्मूला देखें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये पूरा तो रहेगा ही, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ से यक्स 0 हो गया तो ए स्क्वायर पर 3/2 रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब ए क्यूब। अब ये ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे सिर्फ ए, तो बी की वैल्यू आपके पास मिली, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने इसके पहले डिराइव भी किया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप आर सर्कुलर कॉइल। वही फार्मूला आपको अगेन मिला। अब यहीं से अगर आप एक डिपेंडेंसी बनाएं कि यक्स पर क्या डिपेंडेंसी, क्योंकि इसमें लगभग देखो म्यू नॉट एन आई ए, इन सब को अगर हम कांस्टेंट कर दें, यक्स की वैल्यू पर खाली डिपेंडेंसी ले आए कि यक्स जैसे ये कॉइल है आपका, ये कॉइल हो गया, इस कॉइल से यक्स इतनी दूरी पर है, या यक्स इतनी डिस्टेंस पर है, या यक्स इतनी कितनी डिस्टेंस पर है, और उस हिसाब से क्या मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, बी की वैल्यू घटती चली जाएगी, और जब यक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब जब हम सेंटर पर पहुंच जाते हैं, तब जो हमको वैल्यू मिलती है वो हमको ये मिलती है सेंटर पर पहुंचने पर। तो अगर हम इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमको ये ग्राफ इस टाइप का मिलता है। देखो अगर हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड बना दें, इस पर हम बी बना दें, और इस लाइन पर अगर हम इस डिस्टेंस यक्स को ड्रा कर दें, यक्स ऐसे इधर हो चाहे यक्स इधर हो, मतलब कॉइल के इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, तो देखो ये जो वैल्यू है 0 तो होगी नहीं, लेकिन कम होती जाएगी। कम होते होते जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जब आप पहुँचेंगे जहाँ पर यक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये यहाँ यक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मैक्सिमम आपको मिलेगा। और फिर वैसे जैसे जैसे यक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फिर कम होता चला जाएगा, 0 नहीं होगा, लेकिन जस्ट टेंड्स टू बी 0। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। यह टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन इस टॉपिक में एक बात और भी है, अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं समझा देता हूँ। मान लो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं जिसमें ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इसके बीच की जो लेंथ होती है, हम लोगों ने इसका लेंथ लिया था, यहाँ से ये डिस्टेंस तो 2l हम लोग लेंथ लिए थे, तो l इसको लिए थे, l इसको लिए थे, और यहीं से हम एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए थे, इसी के एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए थे, या r मान लो, x मान लो, x डिस्टेंस लो, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने x ही डिस्टेंस लिया है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे इस पॉइंट पर P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमको क्या मिला था वैल्यू, जरा सा ध्यान देंगे। हमको वैल्यू मिला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। इसको हम लोगों ने बाद में ये भी कर लिया था कि अगर ये x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो यल से, तो यल को हमने हटा दिया था, जैसे हमने इसमें a को हटा दिया था। तो ये कंडीशन मिल रही है। अब देखो, अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया म्यू नॉट बाई 4 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, दोनों कांस्टेंट से खत्म। नीचे यहाँ पर ये इसके डिस्टेंस है, यल इसकी डाइपोल लेंथ है 2l,
तो मतलब ये लेंथ हो गया, और ये इसके जो क्वाइल लिया है क्वाइल की रेडियस हो गई। ये एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस है, ये भी एक्सियल लाइन पर डिस्टेंस है। पावर 3/2 इस पर है, पावर 3/2 इस पर है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें तो मैच हो गई। तो इसका मतलब कि 2p की वैल्यू यहाँ पर 2ia, यहाँ पर n टर्न के लिए जब हम बात करते हैं तो 2nia लिखते हैं, तो n से आप इसमें मान लें। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो यह 2p की वैल्यू 2nia के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जैसे अगर आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें, खैर इसको आगे भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ ये रिलेवेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो दोनों रिलेटेड है, तो ये समझो कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो यहाँ पर अब तुमको मिल जाएगा कि 2p की वैल्यू क्या है, 2nia के बराबर है। तो मतलब p की वैल्यू क्या है, nia के बराबर हो गई। और यहाँ पर ये क्या था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्यों था, क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हमने इसको डाइपोल कह दिया था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कभी अकेला एक पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक मैग्नेट ले लो, उसको काट दो, तो दोनों जब दो भाग में टूटेगा तो फिर इसमें भी नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ अपना हो जाएगा। इवन अगर एक एटम भी इसका ले लोगे तो उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ रहेगा। तो यहाँ तो हमको डाइपोल बनाना पड़ा था, लेकिन मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है। तो मैग्नेट डाइपोल में एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली उसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि NIA कैन बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू NIA इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये सिर्फ समझ में आ जाए आपको, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये टॉपिक था। तो सिर्फ आप इसको अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, बाकी तो फार्मूला हम लोगों ने बना ही लिया है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप के लिए अगर हम एक अलग से ये बनाते हैं, देखो जो पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े डायरेक्शन के लिए, वो भी रूल्स सही हैं, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसलिए हम इसको अलग से भी देख लेते हैं। तो इसमें दो रूल्स बनते हैं। पहला राइट हैंड थंब रूल है। इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, देन द एक्सटेंडेड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक क्लॉक रूल है। तो पहले इस रूल को समझो, ये क्या है। ये रूल ये कहता है, जो राइट हैंड थंब रूल है, देखो ये जैसे है। अब अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, हम अपने राइट हैंड को ऐसे ले जाएं हथेली, और अपने फिंगर्स को ऐसे कर्व करें, तो ऐसे कर्व करें किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर यही इसमें करंट की डायरेक्शन इधर से हो जाए, इसको राइट हैंड से ही करना है, तो हमको इसको ऐसे कर्व करना, ऐसे ही, तब हमको अपनी उंगलियों को इस डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तब थंब की जो रिप्रेजेंटेशन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। एक दूसरा रूल जो हम लोगों ने ये क्लॉक रूल लिखा है, क्लॉक रूल गिव्स द पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो n हम ऐसे लिखते हैं n, ये एक पोलरिटी बताता है किधर नॉर्थ पोल बनेगा, किधर साउथ पोल बनेगा। देखो इसको आप आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा साउथ पोल के लिए, ये इसको आगे बढ़ा दो। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो वो साउथ पोल बन जाएगा। अब बात ये भी आती है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, और जिधर नॉर्थ पोल अगर आ गया तो ये तो हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल किधर गया। तो आप देखें जो हमने एक बनाया था, ये इसी को आप लोग समझें। देखो अगर हम इधर की ओर करंट ऐसे चला रहे हैं इस डायरेक्शन में,
तो हम जिस डायरेक्शन में अपनी इसको पेन को चला रहे हैं ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला रहे हैं। अब एक आदमी जो इधर की ओर है उसको ये डायरेक्शन क्या लगेगी, उसको ये डायरेक्शन लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम ऐसे चला रहे थे, इधर से नीचे से इधर, यहाँ से नीचे जा रहा है। अब अगर हम यही चीज़ यहाँ चलाएं ऐसे चलेगा ये, तो इस डायरेक्शन में ये चीज़ ऐसे चलने लगेगी। तो इसका मतलब ये इधर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मतलब इधर साउथ पोल बना, तो इसी के इस साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी। यहाँ तक की चीज़ें आज कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।